छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला हे पाप आहे। उद्योगाच्या बाबतीत राज्याची कशी लूट होत आहे हे आपण उघड्या डोळ्याने पाहतोय। मोठे प्रकल्प डाका टाकून पळवले जात आहेत। अजितदादांनी कबूल केले की सरकार पाडण्याच्या बैठकीत गौतम अडाणी होते। हा आरोप काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी लगावलाय। हमारे नेता श्री बंटी पाटिल जी, मेरी सहयोगी एआईसीसी की रुचिरा चतुर्वेदी जी, सिंह साहब, पुष्पराज जी, हमारे सारे वरिष्ठ कोलीग्स, आप सबको मेरा नमस्कार। जब आज चुनाव आया है तो आपके बीच आकर अपनी बात करना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले तो बंटी भाऊ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे घुसते हुए कहा था कांग्रेस के शेर, और उस पर मैं बरकरार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के देश भर में कुछ उभरते हुए चेहरों में से एक आपका चेहरा है, और आप जिस शिद्दत से कांग्रेस की मूल्यों को, कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, हम सब आपके प्रशंसक ही नहीं, आपके प्रबल समर्थक हैं। और ऐसे ही आप कांग्रेस के ध्वज को और परचम को और लहराइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता, महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले के महाराष्ट्र, अंबेडकर के महाराष्ट्र के खिलाफ है। हमारा धर्म क्या सिखाता है? वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने नफरत का ठेका लिया हुआ है। मेरा नेता कहता है राहुल गांधी, हम मोहब्बत वाले, हम मोहब्बत का ठेका उठा रहे हैं। आप जोड़ के सबको क्यों नहीं चल सकते? बीजेपी को चुनाव आने पे 80-20, शमशान कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचानने लगते हैं लोगों को, इस तरह के नारे देने लगते हैं। हिंदू धर्म जोड़ना सिखाता है, हिंदू धर्म शांति सिखाता है। हम एक रहेंगे तो हमें 3,000 रुपए मिलेंगे महीने के, हम एक रहेंगे तो हमारे युवाओं को 4,000 रुपए मिलेंगे मासिक बेरोजगारी भत्ता, हम एक रहेंगे तो हमें 25 लाख की हेल्थ योजना मिलेगी। और ये जो विचार है ना बटने और कटने का, ये वो लोग बोल रहे हैं जो बांट और काट रहे। आप ही दंगा फैलाते हैं। आपने कोल्हापुर जैसी जगह में भी दंगा फैलाने का दुस्साहस और दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और ये कोल्हापुर जानता है। और मैं इस पे ज्यादा कुछ कहूं, उससे ज्यादा तो अजीत पवार बोल रहे हैं। अजीत पवार ने क्या बोला है? ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सौहार्द का प्रदेश है, बाहर वाले अपने प्रदेश में चला ले। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, ये नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल रहे हैं। यही नारे लेकर शुरू हुई थी भाजपा की कैंपेन लोकसभा की, आपको याद हो क्या था नारा? 400 पार। यही नारे बोल बोल कर 240 पर लाकर इस देश की जनता ने पटक दिया, और आज नरेंद्र मोदी एक अल्पमत की कोalition गवर्नमेंट चला रहे हैं, बैसाखियों के सहारे है। तो मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र, कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने खड़े होकर टीवी चैनल पर भाजपा के प्रवक्ता से कहा, यह सवाल आपके लिए है, आप बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, हम कहते हैं पढ़ेंगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र ये नारा देना चाहता है। महाराष्ट्र अपने ओर से बोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, एकजुट रहेंगे तो शांत रहेंगे, और हम ऐसा महाराष्ट्र चाहते हैं। फिर महायुति की सरकार आई और फिर चुनाव आया, और जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया तो हमको लगा कि बात होगी किसान की, बात होगी युवा की, बात होगी महिला की। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में बात होगी शौर्य की, पराक्रम की। बातें क्या हो रही हैं? हर वो बात हो रही है जिससे महाराष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सामने वालों के घटक दल वाले लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें महाराष्ट्र में नहीं चलेंगी। मैं दावे के साथ इस मंच से एक बात को कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल कोई भी चुनाव बिना हिंदू मुसलमान, बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान किए नहीं लड़ सकते हैं। कोल्हापुर जो जगह अपनी अस्मिता के लिए, अपनी प्राइड के लिए, अपने सौहार्द के लिए जानी जाती है, यहां पर भी चिंगारी भड़काने की, आग लगाने की कोशिशें होती रही हैं, और ये सब बातें आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने कह देती हूं जो देश ने देखी, जो महाराष्ट्र ने देखी। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई हरा नहीं पाया, जिसका सिर किसी के आगे नहीं झुका, उस छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे हृदय सम्राट शिवाजी महाराज की जब हमने मूर्ति को ध्वस्त होते हुए देखा तो महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे देश का दिल दहला। और इसलिए दहला क्योंकि वो मूर्ति 8 महीने नहीं लग पाई जो 3 घटक दलों ने, भाजपा, शिंदे सेना
और अजीत पवार गुट के करप्शन, उनके भ्रष्टाचार की बलिवेदी चढ़ गई। 70-80 साल से लगी मूर्तियां चल रही हैं। नेहरू की बात करते हैं, नेहरू की लगाई हुई मूर्ति प्रतापगढ़ में आज भी चल रही है। 8 महीने के अंदर शिवाजी की मूर्ति ध्वस्त हो जाती है और कोई उस पर कुछ नहीं कहता है। मोदी आते हैं और वहां पर माफी मांगने का ढोंग करते हैं। माफी मत मांगिए, आपसे पाप हुआ, ये गलती नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे और अब उप मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने माफी का एक शब्द नहीं बोला है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का ध्वस्त होना हो, या अटल सेतु में जो बड़े बड़ी दरारें आई जिसमें पता चला कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब पैसा लूट खसोट हुई है, वो हो, सबकी आंखें खुली हैं। महाराष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र अपने कारोबार के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 नंबर 2 पे रहता था। आज वो महाराष्ट्र खिसकते खिसकते नंबर 6 पर पहुंच गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की नाक के नीचे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात डाका डाल के ले जाए गए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से डाका शब्द का प्रयोग कर रही हूं, चुरा कर नहीं लिए जाए गए, डाका डाला गया। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र आए थे, इसमें टाटा एयरबस था, इसमें वेदांता फॉक्सकॉन था, इसमें बल्क ड्रग पार्क था, इसमें मेडिकल डिवाइस का पार्क था, और इससे करीब करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। इस बात का कौन जवाब दे है? जब चुनाव आया तो महाराष्ट्र का युवा पूछ रहा है कि जो नौकरियां हमारे लिए बननी थी, हमें कोई आपत्ति, कोई बैर नहीं है गुजरात से, लेकिन जो कारोबार, जो धंधा, जो इंडस्ट्री महाराष्ट्र के लिए आई थी, वो आपके रहते हुए गुजरात क्यों चली गई? और कौन उसका जवाबदेह है, कौन उसका उत्तर देगा कि 9 लाख 10 लाख नौकरियां जो हमारे लिए बनती वो अब गुजरात चली गई हैं? कौन इस बात का जवाब देगा कि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, राजर्षि साहू जी की भूमि है, फूले जी की भूमि है, अंबेडकर जी की भूमि है, उस महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले और जीजाबाई के नाम से जो महाराष्ट्र जाना जाता है, वहां पर बदलापुर में छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण होता है और बीजेपी आरोपी को बचाने पे लग जाती है। कौन नासिक में, कौन पुणे में जो लड़कियों के साथ हुआ उसका जवाब देगा? महाराष्ट्र से महिला क्रांति की शुरुआत हुई थी इस देश में, चाहे वो महिला शिक्षा की बात हो या महिला क्रांति की बात हो। महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी कहा जाता है, वहां पर लड़कियों के साथ ये हुआ और पूरी महायुति की सरकार आरोपियों को बचाने में, स्कूल के प्रबंधन को बचाने में जुटी रही। ऐसा क्यों हुआ इस महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र आज देश में नंबर 2 है महिला अपराध के खिलाफ। इसका जवाब कौन देगा? महिलाएं आपके नाक के नीचे असुरक्षित क्यों हुई? चुनाव के मुहाने पर जब देश आया है तो कुछ सवाल और पूछे जाएंगे, और उसमें से एक सवाल गौतम अडानी को लेकर पूछा जाएगा। ये हम तो नहीं कह रहे हैं। कल अजीत दादा पवार ने बोला, जब 2019 में अमित शाह बैठकर चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे तो इस मीटिंग में गौतम अडानी थे। ये वही गौतम अडानी सरकार गिराने की मीटिंग में थे जिनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में दी जा रही है। ये वही गौतम अडानी थे जिनको एयरपोर्ट देने के लिए अच्छा खासा एयरपोर्ट चलाने वाले के खिलाफ रेड करी गई, उसको डराया धमकाया गया, मुंबई का एयरपोर्ट उनको सौंप दिया गया, धारावी की जमीन उनको सौंपी जा रही है, और वो बैठकर सत्ता पक्ष के साथ चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं। तो जब हम गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं तो सवाल उठने जरूरी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की जमीन, महाराष्ट्र की संसाधनों को एक आदमी को सौंपा जा रहा है। और कई बार मैं पढ़ती हूं, व्हाट्सएप पर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये पढ़ते हुए, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ये क्या बना के आपने इस देश को रख दिया है? महाराष्ट्र के टिकट, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे टिकट बंटवारा महाराष्ट्र में बैठकर मीटिंग में हुआ। महाराष्ट्र का टिकट शिंदे साहब और अजीत पवार किसको देंगे, इसका फैसला दिल्ली में बैठकर अमित शाह क्यों कर रहे हैं? और फिर जब पता चला कि महाराष्ट्र की जनता इससे चिढ़ गई है, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया, उनकी अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ था, दिल्ली दरबार के सामने महाराष्ट्र आज तक नहीं झुका है, तो अमित शाह की फोटो जो थी वो चुपचाप पोस्टर से हटा दी गई। महाराष्ट्र को इतना नासमझ मत समझिए, महाराष्ट्र सब समझता है। बिना किसान की बात किए कोई बात पूरी नहीं होगी महाराष्ट्र में।
आपको याद है 2013 में देवेंद्र फडणवीस जी ने एक यात्रा करी थी और उस यात्रा में उन्होंने सोयाबीन की एमएसपी की 7,000 रुपए की मांग करी थी। आज 11 साल बाद वो सत्ता में है और सोयाबीन 3600 में बिक रहा है और किसान कह रहा है हम क्या करें इस क्रॉप का। आपने सोयाबीन के किसानों को मारा, आपने प्याज के किसानों की त्रासदी कर दी, उनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। आपने निर्यात पर इतना शुल्क लगा दिया कि बाहर के बाजारों में हमारा प्याज नहीं बिक सकता है, हमारा प्याज नहीं बिक सकता है। आपने गलत टाइम पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया। कल हम लोग नवी मुंबई में थे, 500 से ऊपर लहसुन बिक रहा है। हमारी वित्त मंत्री तो हाथ खोल के खड़े कर देंगी और कह देंगी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन महाराष्ट्र तो लहसुन प्याज खाता है भाई, हम तो लहसुन की चटनी भी खाते और बड़ी बढ़िया लगती है हमें खाते हुए। तो इसका जवाब कौन देगा? आपने महाराष्ट्र को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि महाराष्ट्र आज की तारीख में वो प्रदेश बन चुका है जहां पर 7 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। रोज 7 किसान, हमारे अन्नदाता, मजबूर होकर आत्महत्या कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आपने अमीरों के माफ किए, लेकिन महाराष्ट्र में कर्जा माफी आपने क्यों नहीं की? महाराष्ट्र की कर्जा माफी पर आप क्यों चुप हो जाते हैं? महाराष्ट्र में आपने इंश्योरेंस स्कीम लगाई, जब विपदा पड़ी किसानों पर, किसानों को पैसा नहीं मिला, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का 8,000 करोड़ का फायदा हुआ। तो आप किसके लिए सरकार चला रहे हैं? ना किसान के लिए, ना युवा के लिए, ना महिला के लिए, ना कारोबारी के लिए। तो सरकार चल किसके लिए रही है महाराष्ट्र में? ये हम दो और हमारे दो की सरकार नहीं चल सकती है और महाराष्ट्र इसको जरूर नकारेगा। मैं महिला हूं और एक महिला होने के नाते इस मंच से एक बात जरूर कहना चाहती हूं। महिलाओं की असुरक्षा एक मामला है और महिला अस्मिता दूसरा मामला है। इसी कोल्हापुर में बीजेपी के धनंजय महाडिक ने जो मंच से कहा और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि अगर लाडकी बहिना की कुछ लाभार्थी एमवीए की रैली में जाती है तो उनका वीडियो बनाकर मुझे भेजो, मैं उनका इलाज करूंगा। मैं उनको इस मंच से कहना चाहती हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये जीजाबाई की भूमि है, ये सावित्रीबाई फूले की भूमि है और ये महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बनाने हैं वीडियो, हिम्मत है तो बनवाइए हमारे वीडियो और फिर देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। महाराष्ट्र की महिलाओं को, यहां की बहनों को, यहां की माताओं को धमकाने का जो दुस्साहस धनंजय महाडिक ने किया है, उसका जवाब पूरा का पूरा कोल्हापुर और पूरा का पूरा महाराष्ट्र जरूर देगा। लेकिन उन्होंने फिर से जो असलियत है भाजपा की, जो असलियत है भाजपा के घटक दलों की, महिलाओं के खिलाफ जो उनका दोयम दर्जे का एक नजरिया है, एक सोच है, उसको उजागर कर दिया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, जब महाराष्ट्र में चुनाव आया तो आपने महाविकास आघाड़ी को बड़े रूप से जिताया। बीजेपी की करीब, उनके घटक दल की करीब 25 सीटें वो हारे, 28 सीटें हमारे घटक दल ने जीती। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और यह इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की जनता सजग है और सबसे ज्यादा सजग वो इस देश के संविधान को लेकर है। इस देश के संविधान पर जब जब खतरा आएगा, मुझे और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र जो संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वो उठ खड़ा होगा। महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा अगर महाराष्ट्र में आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जाएगी, अगर महाराष्ट्र में मोदी जी आकर पिछड़ों के बारे में झूठ बोलेंगे कांग्रेस को लेकर। और आप जब सवाल पूछेगा मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है और मुझे फक्र है इस बात का, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो हर बार संविधान को लेकर उठ खड़ा होता है और यह आपने लोकसभा में करके दिखाया है, विधानसभा में भी यह जरूर होगा। लेकिन उनकी बात करने के अलावा मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात करूंगी। 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन? क्यों नहीं म्युनिसिपल के इलेक्शन हो रहे? क्योंकि भाजपा और उनके घटक दल हार जाएंगे। कौन ये सिविक एमिनिटीज का जिम्मेदार है? कौन सड़कों का, कौन कचरे का, कौन जिम्मेदार है कोल्हापुर या अन्य जगहों पर? और इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? यह सवाल अपने आप में बनता है। मैं 1-2 बातें जरूर अपने घटक दलों के बारे में, महाविकास आघाड़ी के बारे में करूंगी, क्योंकि
हम क्या लेकर जा रहे हैं इस चुनाव में वो जरूरी है। और हमारा एक खाका है, बीजेपी कितना भी झूठ बोल ले, कर्नाटका और तेलंगाना की सरकारों ने काम करके दिखाया है। हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे लाभार्थी हैं। और जब हमारी योजनाओं के बारे में भाजपा ने और उनके घटक दलों ने झूठ फैलाया तो हमने अपने दोनों मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को मुंबई में लाकर ऐसे ही बिठा दिया और आपके जैसे निर्भीक पत्रकारों ने उनसे सैकड़ों सवाल पूछे और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति योजना, शक्ति योजना, तेलंगाना में रायतू भरोसा जिससे किसानों का कर्जा माफ हुआ, महालक्ष्मी योजना, हिमाचल में ओपीएस, स्टार्टअप फंड, महिलाओं के खाते में पैसा जाना। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि कांग्रेस वादा करती है और निभाती है, हम जुमले नहीं फेंकते। और इसीलिए हमने वादा किया है महाराष्ट्र से हमारी सरकार बनेगी और हम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए महीना डालेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की महिलाएं इसकी हकदार है, ये उनका पैसा है। और अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगी ये पैसा आएगा कहां से। हम महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को उनको नौकरी ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए प्रति महीना। हमने राजस्थान में 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना चलाई थी। किसी भी घर में अगर कोई भी बीमारी आ जाती है, कोई हैवी देवी आ जाती है, घर बिकने की कगार पे आ जाता है। और हमने मन बनाया है कि हम पूरी तरह से महाराष्ट्र में वही योजना लागू करेंगे, 25 लाख की एक हेल्थ बीमा मुफ्त योजना, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। हम किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। यूपीए की सरकार, आपको याद हो, उसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कर्जा माफी की थी, 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया था और मनरेगा दिया था। और उसके बाद ही रूरल इकोनॉमी का सुचक्र शुरू हुआ था। और उस रूरल इकोनॉमी को, उस किसान को कर्ज के बोझ के तले लाद दिया है भाजपा ने, और अमीरों का कर्जा माफ कर रही है। और हम पूरी तरह से जातिगत जनगणना कराएंगे, जिससे पता चले कि कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े इस देश में हैं और उनके पास क्या संसाधन है और बड़े बड़े रसूख वाले पदों पर उनकी क्या भागीदारी है। ये राहुल गांधी का वादा है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। ये देश जातिगत जनगणना चाहता है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार होने के बावजूद 10 साल तक नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से दूर भागते रहे, लेकिन हम ये करके दिखाएंगे। तेलंगाना में हमने एक जातिगत सर्वे शुरू किया है। कर्नाटक की रिपोर्ट रेडी है, जल्दी ही बाहर आएगी। और हम इस राज्य में जैसे ही सरकार बनेगी वो जरूर करेंगे। ईडी सीबीआई को कुछ डर है, कुछ पीछे लगेगा। राहुल गांधी ने कुछ बात की तो उनके खिलाफ पूरे देश में कहीं ना कहीं अपराध रजिस्टर होता है, लेकिन ऐसा एज ए अपोजिशन कुछ आवाज नहीं उठाते लोग। जो डरते थे वो भाजपा में शामिल हो गए। जो डरते थे, जिनको कारोबार बचाना था, जिनका भाजपा के नाम से गला सूखने लगता था, जो ईडी को देख के घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाते थे, वो भाजपा में शामिल हो गए। जो शेर है वो मेरे बगल में बैठे हैं महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र है और ये कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का डीएनए है, ये कहने में मुझे कोई डर नहीं है। और मुझे कहने में फक्र है कि मैं उस नेता की अनुयायी हूं, मैं उस नेता की पार्टी में हूं जो कहता है मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा, लेकिन इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। जिस व्यक्ति की आपने सदस्यता ले ली, जिसके 20 साल को घर ले लिया, वो आंख में आंख डाल के आपसे जब अडानी पे सवाल पूछता है तो नरेंद्र मोदी का गला सूखने लगता है और सदन में पानी पीने लगते हैं। ऐसा कर दिया कि हम जब सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमें ओम बिरला दिखाई देते हैं, आवाज राहुल गांधी की आ रही है। तो ऐसे डरपोकों के सामने ना हमने घुटने कभी टेके हैं ना टेकेंगे। हम वो लोग हैं जिनकी शहादत इस देश की मिट्टी में शामिल है। हमने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है। हम नहीं डरते हैं, डरते आरएसएस वाले और उनके लोग हैं। और जो ईडी वगैरह से डरते थे वो सब डरपोक जा चुके हैं। लेकिन उन्होंने अभी ये महाराष्ट्र के इलेक्शन सीरियस लिए ही कि नहीं? वायनाड में आज मतदान, ये वोटिंग है, तो फ्यूचर में कहीं है क्या बात? बिल्कुल आएंगी। उनकी पहला उनका इलेक्शन है ये, और वो वायनाड में आज बूथ से बूथ जा रही हैं। हम इस मंच से
और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, वो रिकॉर्ड मतों से विजयी होकर आए। बिल्कुल उनका कार्यक्रम महाराष्ट्र में लगेगा। राहुल जी लगातार महाराष्ट्र में कार्यक्रम कर रहे हैं, कल भी अभी कोल्हापुर और उनकी गोंदिया और कल चिल्की में रैली थी। चिल्की वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके प्लेन में कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया था। गोंदिया में कल उन्होंने रैली करी, बाकी जगहों पर भी करेंगे। आने वाले दिनों में आपको हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रेसिडेंट राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। राहुल गांधी कोल्हापुर में कब आएंगे? नहीं आके गए, अभी तो आए ना ये। आके प्रियंका गांधी गए। आने वाले हैं, प्रियंका गांधी 16 तारीख को है। जब प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। जो अभी मैनिफेस्टो पहुंचा, नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमने जो 5 गारंटी लॉन्च करी है मुंबई में महाविकास आघाड़ी ने, वो जन जन तक पहुंच रही है और लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि कौन वोट के लिए कर रहा है और किसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव सिर पे आया, चुनाव की डेट टाली गई, महाराष्ट्र में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव नहीं कराया गया क्योंकि एक योजना लॉन्च करनी थी। कोई बात नहीं, आपने योजना लॉन्च कर दी, हम उस योजना को बेहतर करेंगे और हम महिलाओं को उसमें इंक्लूड करेंगे। मैं तमाम ऐसे वाक्य, तमाम ऐसी महिलाओं की बातें सुनती हूँ महाराष्ट्र जो कहती हैं हम इसका हिस्सा ही नहीं है। मेरा एक गरीब ड्राइवर था मुंबई में, उसने मुझसे कहा मेरी पत्नी को मैंने इसमें एनरोल कराया और उसको मिला नहीं। ऐसे तमाम लोग मुझे मिलते हैं। तो हम जिस योजना की बात कर रहे हैं 3,000 रुपये प्रति माह की, वो जन जन तक जा रही है। हम उसको और पहले तरीके से नीचे तक पहुंचाएंगे। हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर बंटी भाऊ यहाँ पे कुछ बात कहते हैं तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे ही कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में ये करके दिखा रहे हैं और भाजपा ने हमारे खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश करी थी, जिसका पर्दाफाश और मुंहतोड़ जवाब हमारे मुख्यमंत्रियों ने मुंबई में एक साथ आकर दे दिया है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार की तब क्यों नहीं लगाई? ऐसा लगता है कि तब इकोनॉमी का इतना बंटाधार नहीं हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि तब महंगाई इतनी नहीं थी। आज 500 रुपए किलो से ज़्यादा लहसुन है। आज जो गैस का सिलेंडर है वो 400 होता था, 1100 पे बिक रहा है। आज पेट्रोल ने 100 का शतक लगा दिया है। आज चीनी, आटा, तेल, दही सब पर जीएसटी है। जो पकौड़ा तलने की हिदायत मोदी जी देते थे, 90 रुपए का तेल 220 हो गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। जब घर में गरीबी आती है या घर में पैसा कमाई कम आती है, सबसे पहली रोटी कम खाने वाली घर की महिला होती है। उसके हाथ में पैसा आएगा। जो हम मुफ्त बस सेवा की बात कर रहे हैं वो क्या है? जो 2-2.5 हज़ार महिला के खर्च होते हैं, चाहिए 1,500 से 2,000, 2,500 रुपये, वो उसके हाथ में आएंगे। उससे वो अपना और अपने परिवार का भला करेगी। जो 3,000 रुपये महीने की हम बात कर रहे हैं, उससे महिलाओं का भला होगा। मुझे ऐसा लगता है जब जागो तभी सवेरा। एक बड़ा फेमस 2 लाइन है और वो है कि ताउम्र लग जाती है एक छत बनाने में और तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। और कुछ ऐसे ही काम बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्री जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगाने का काम कर रहे थे, उनको आज आईना दिखाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और 2 टूक शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कानूनी प्रक्रिया से काम होना चाहिए। अगर कोई दोषी भी पाया जाता है, आरोपी तो छोड़िए, कोई दोषी भी पाया जा रहा है तो उसके सारे घर को सजा देना ये कानून नहीं है, ये देश का न्याय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये काम एक तुष्टीकरण के लिए, एक गलत नैरेटिव के लिए किया जाता है। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना जजमेंट देकर ऐसे लोगों को जिनका अनुसरण भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री भी करने लगे थे, उनको आईना दिखाने का काम किया है। आरोपी को सजा देना, दोषी को सजा देना न्यायालय का काम है, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन किसी का घर उजाड़ देना, 24 घंटे में आपके पास सारी परमिशन आ जाती है, 24 घंटे में आपके सारे मैप आ जाते हैं, सारी अनुमति आ जाती है, आप किसी का घर उजाड़ देते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की क्या गलती है? सजा दोषी को दीजिए, सजा आरोपी को दीजिए, सजा बाकी घर वालों को मत दीजिए। हो सकता है उनको पता ही ना हो कि वो अपराधी अपराध कर रहा है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि भाजपा की सरकारें उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक लेकर इसका अनुसरण करेंगी। ना लव जिहाद, वोट जिहाद, ये कैसे शब्द है? आपको लगता है लोकशाही में, लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का की जगह भी है? ऐसे शब्दों का सम्मान होना चाहिए। वोट डालना
हमारा हर धर्म से बढ़कर सबसे बड़ा धर्म है प्रजातंत्र में वोट डालना, क्योंकि वोट डालकर हम राजा और रंक को खत्म करते हैं। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उससे 10 सवाल पूछने का अपना हक रखते हैं, और जब हमारा मन भर जाता है हम उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और किसी और को जिताते हैं। यह वोट की ताकत है, और ये जो वोट की ताकत है ये कहीं ना कहीं इस देश के संविधान ने हमें दी है। ये जो वोट जिहाद जैसे शब्द हैं ये संविधान को खत्म करने की बातें हैं। वोट देना हमारा परम धर्म है। वोट देने से आप इस देश के सत्ता के, आप इस देश की लोकशाही के भागीदार बनते हैं, और वोट देना परम धर्म है। अगर कोई उसके बारे में कुछ भी कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही तुष्टीकरण की राजनीति है जो बटेंगे कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेंगे। इन बातों से महाराष्ट्र की जनता का क्या लेना देना है? मैडम, अमित शाह यहाँ आकर अमित शाह बेचारे का तो थोड़ा बुरा हाल हो गया है। वो आ रहे थे महाराष्ट्र बहुत बार, बड़ी बड़ी बातें, बड़बोली बातें कर रहे थे, फिर मैंने देखा उनकी फोटो ही गायब हो गई अखबार से। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने अमित शाह जी से ऐसे सवाल पूछे होंगे कि महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया ये आदमी हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसने हमारी चुनी हुई सरकार गिराई थी, ये दिल्ली दरबार लगाकर बैठा है, हमारे नेता इनके यहाँ जाके नतमस्तक हो रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि अमित शाह का जब जब चेहरा दिखेगा टीवी पर हजार हजार वोट गिरेंगे, तो अमित शाह जी का चेहरा ही धीमे से हटा दिया गया है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा अमित शाह के दौरे कम होते जाएंगे। पहली चीज, अमित शाह जी भी वही भाषा बोलते हैं जो भाजपा की भाषा है। अमित शाह जी से मैं इस मंच से चैलेंज करके कहती हूँ, मैं तो बहुत अदनी सी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की, बहुत छोटी सी, मेरे भाई से आकर एक बहस कर लें नौकरी पर, रोजगार पर, महंगाई पर, कारोबार पर, मुंबई पर, महाराष्ट्र पर, अस्मिता पर, कोल्हापुर पर, छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक बहस 5 मिनट की कर ले, गला सूख जाएगा अमित शाह जी का, लेकिन बहस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुद्दों पर वो बात नहीं करते। मंडी से पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोल्हापूर 100-150 रुपये मिल रहे हैं, तो बाकी का पैसा क्या जा रहा है? आप कांग्रेस उसकी तहकीकात कर रही है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रहा है। लहसुन का दाम बढ़ रहा है, प्याज का दाम रिटेल मार्केट में बढ़ रहा है, और किसान के लिए आप निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसान के लिए आप निर्यात शुल्क लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एक नीति आपकी दूसरी नीति से बिल्कुल जुदा है। आपको नीतियां ऐसी बनानी चाहिए कि किसान को भी उसकी फसल का दाम मिले, और जो मध्यम वर्ग है उसकी भी कमर ना टूटे। मध्यम वर्ग के आटे दही पर आप जीएसटी दे रहे हैं, दवाई पढ़ाई पर आप जीएसटी दे रहे हैं, बच्चे की पेंसिल पर आप जीएसटी दे रहे हैं। इस सरकार ने तो जो आप हेल्थ बीमा लेते हैं उस पर भी जीएसटी ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी ले लिया, आपके बच्चे की पढ़ाई, आपकी हॉस्पिटल की बेड पर भी जीएसटी ले लिया। तो जितना टैक्स इस देश का आम आदमी दे रहा है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, उतना कभी नहीं दिया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेजोड़ इकोनॉमिक नीति चल रही है। विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे तसंच निवडणुकीचा पारा देखील वाढतोय। नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर विधानसभा मतदारसंघात चांगली चुरशीची लढाई पाहायला मिळते। नवापूर विधानसभा मतदारसंघात तिरंगी लढत होणार असून महायुतीमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष भरत गावित यांना उमेदवारी मिळाली असून महाविकास आघाडीतून काँग्रेसकडून शिरीष नाईक यांना उमेदवारी मिळाली आहे। तर यांना आवाहन देण्यासाठी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित यांचे लहान बंधू माजी आमदार शरद गावित यांना अपक्ष उमेदवारी मिळाली आहे। भाषणांमधून सांगितलं, मला आनंद झाला। मित्रांनो, असं कोणी सांगत नाही, तुम्हीच पार्टी, तुम्हीच मित्र, आणि तुम्हीच गुलाल, आणि तुम्हीच विजय, आणि तुम्हीच कार्यकर्ते। आता सोडणारा स्वतःचा मान करून दुसऱ्याला महत्व देणारा असा नेता तुम्हाला कधी मिळणार नाही। नवाब जेव्हा निवडले तेव्हा महाराष्ट्र राज्याचे सर्व मंत्री म्हणायचे गावित साहेबांना बघायला नाही यायचे, तुमचा भाऊ कोणता आहे ते दाखवा। राबा वगैरे जे भरपूर मंत्री होऊन गेले का त्यांना वाटत नव्हतं, तर इथे इतिहास होईल, पण त्या इतिहासाची तुम्ही पुनरावृत्ती केली। आता पुन्हा तो हमने दादा से बात की है, दादा हमको निधि करो आप, क्यों तो लोगों को हमको जवाब देना पड़ेगा कि तुमने वार्ड में क्या काम किया। दादा आप कुछ भी सेटिंग करके हमारा तुम निधि मंजूर करो दादा। तो दादा ने बोले अभी अपना बोले क्या है, फिर भी मैं कुछ करता हूँ बोले। तो हमने दादा को बोले दादा हम केसी पाडवी साहब के पास जाएंगे और उनसे निधि मांगेंगे। दादा ने बोले अरे वो ठोग है, तो कहाँ जाता था, पर हमारा दिल नहीं माना, क्यों तो हमको काम करना था वार्ड का। हमने 50,000 रुपए का डीजल खर्च किए नवापुर से नंदुरबार, 1 रुपया निधि नहीं दिए।
कि चीज का है इतिया महंगा हो क्यों। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सोने की परख अनाड़ी को नहीं होती। त्या शिरीष नायका लागू ही गावी साहेब आहे हे रस्तान पुरे बनावे हे हारो हाय आखीन ने तू हे आवतो नाही माही ढोकळा की ठोकते तू सत्ता काय है ये मालूम ना। सत्ता काय रहती है खयाल मालूम है। तुमान भी आखो सत्ता एक वारी मात अबाम दिया की नाट ठोकाय ते भी पाय काटे ही सत्ता पावर रे प्रत्येक गोट प्रत्येक अडचण सुटसुटी सके पेन सोडवूला मानसिकता जोजे आणि तहा तो महो सत्ता सोडवी सके आन आखुलो खोट्या गोठ्या आखुलो आई दिया लाखू तुल काहीच बोलतो ना। या महाराष्ट्रात तुम्हा नाखू 288 आमदार निवडता। या 288 आमदारा इलेक्शन लागलो आहे टीमने 25 आमदार आदिवासी निवडता। 25 आमदार आदिवासी या 288 आमदारांनी 288 आमदारांनी निष्क्रिय आमदार वेरीत शिरीष नाईक ढगा अरे जो पवित्र विधान भवन है ती में या लोका समस्या मांडा पडत्या या सुखा दुखा गोठी आखा पडत्या यान काय जोजे तो आखा पडे आपण समाजात काय विते तो आखा पडे ती तो वाचना फुटी तुल ती का गोकुल अधिकार ना तुल गोकुल अधिकार आहे पण तुल गोखता आलो ना ही तो शोकांतिका है ही तो शोकांतिका है। या लाखो तुम्ही खोटो गोकुलो सोड बोणे नाही ने गोठ्याने काढूलो नेकी कर बंदे मुफ्त का खाना छोड़ दे नेकी कर बंदे मुफ्त का खाना छोड़ दे किसी की भलाई ना होती तो बुराई करना भी छोड़ दे हरी दिशा देखावलो है। या कहता आपण ये इलेक्शन लढवलो आहे आणि तुम्हा नाके मागे ही नागजी सभा वेळी शिरीष नायका तो मा नाके मान चॅलेंज के की शरद गाविताई काय कामे केले आणि माई काय कामे केले ते एका स्टेजा पावी जाय आणि बेने हुमर गोठ्या काय माय तिया लाखो तू आमदार आहे आणि माफी सो मागतो लाजना वाटती तुला। अरे जिया महाई मोते देते हैं केल ताकि देखाओ 5 और हम काय के तो